हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए जो क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों हम वैसे तो ये जो जीएस वाला सीरीज चल रहा है इसमें हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर दोस्त आपका टीआरई 3 पीआरटी के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट 3 रहने वाला है। आज का अगर हमारे जीएस का सेट नंबर की बात करें दोस्तों 93 नंबर आने वाला है। और इस जीएस के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग करेंगे टीआरई 3। टीआरई 3 का जो हमारा पीआरटी का पेपर था उसका दोस्त पार्ट 3, यानी कि आज हम इस पेपर को समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट में हम इस टीआरई 3 के पीआरटी पेपर को सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर युवा बंगाल आंदोलन की बात करें, आंसर तो दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरेजियो। आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी बात आए युवा बंगाल आंदोलन, अगर कभी भी युवा बंगाल आंदोलन की बात आए और आपसे सिर्फ दो तीन पॉइंट बताऊंगा, याद रखिएगा, इसके बाद इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि आखिर इस आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो 1820 से 30 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे दोस्त आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन दोस्त, हेनरी विवियन डेरेजियो, यह दोस्त इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, युवा बंगाल आंदोलन कई एग्जामों में पूछा गया कि इसकी स्थापना 1820 से 30 के दशक में, और संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। और दोस्त यह क्या था कि आपके जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे यह हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक थे। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। अब दोस्त मेरा जो तरीका है कि हर ऑप्शन पे एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्व कराते हैं। तो अब आइए, आपके सामने एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। तो अगर मैं बताऊं राजा राम मोहन राय, तो इनका दोस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था था जिसका नाम था दोस्त ब्रह्म समाज। क्या था दोस्त, अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसको, तो राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना कब की थी दोस्त, तो इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। कब, 1828 ईस्वी में। कहां से, तो कलकत्ता से। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी राजा राम मोहन राय की बात आए तो दो तीन पॉइंट याद रखिएगा कि उनका एक संस्था था ब्रह्म समाज, जिसको 1828 कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था। और इन्हीं को, यानी कि राजा राम मोहन राय को, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए एक और इंपॉर्टेंट आपका दिया हुआ ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अगर मैं बात करूं तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था, ध्यान से सुनिएगा कि 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसको लागू करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सबसे अहम भूमिका थी। इस बात को याद रखिएगा, और कई एग्जामों में इस बात को पूछ भी लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसको पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर 5857 ईस्वी में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात है किसकी थी, तो दोस्त कई बार एग्जामों में बीपीएससी में पूछा हुआ है, और वहां पे आंसर होता है बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा दोस्त कई जगहों पर आपका अलीगढ़ से लेकर
कानपुर में कई बार इन्होंने अन्य की मदद की भी इस युद्ध में। तो अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था दोस्त 1858 ईस्वी में, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आइए बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपका दोस्त क्वेश्चन न छूटे। बाबू वीर कुंवर सिंह, अगर दोस्त मैं बताऊं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में, और स्थान था दोस्त जगदीशपुर। और बिहार में दोस्त कहाँ, तो बिहार के भोजपुर जिले में यह स्थान पड़ता है, जगदीशपुर। यहीं पे इनका जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में। और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था 1857 ईस्वी का जो आपका क्रांति हुआ था, उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हीं के नाम पे कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ, इन्हीं के नाम पे क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ध्यान रखिएगा आरा में। आरा में दोस्त इन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जहां से दोस्त मेरी सारी एजुकेशनल जो पढ़ाई हुई है, यानी कि इंटर से लेकर एमएससी तक सारा उसी यूनिवर्सिटी से हुआ है, ध्यान रखिएगा आरा में स्थापित है। ठीक है, हुआ क्या था दोस्त कि जब यह 1858 ईस्वी में यह वापस घर लौट रहे थे कहीं से, तो आरा के समीप ब्रिटिश सेना का एक नेतृत्व कर रहे थे, नाम था कैप्टन ली ग्रांट। क्या नाम था दोस्त, कैप्टन, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी का एक नाम था कैप्टन ली ग्रांट। इसी के नेतृत्व में दोस्त ब्रिटिश सेना के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें दोस्त बुरी तरह से पराजित कर दिए किसको, ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिश सेना को, यानी कि कैप्टन ली ग्रांट को बुरी तरह से पराजित किए। लेकिन दोस्त हुआ ये कि ब्रिटिशों का गोली जो था इनके हाथ में लग गया था, घायल हो चुके थे, इन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और अंततः दोस्त ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है दोस्त, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनका एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ करता था दोस्त, जिसको छापामार युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, छापामार युद्ध। छापामार युद्ध दोस्त करते थे, जिसको इंग्लिश में गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। और इनके देहांत के बाद इनका स्थान लिए इनके भाई थे बाबू अमर सिंह, इस छापामार युद्ध का नेतृत्व करने लगे बाबू अमर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो अगर मैं दोस्त अहरार आंदोलन की बात करूं, तो वह व्यक्ति थे जो इनसे संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा बिल्कुल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यह इनसे संबंधित नहीं थे। अब आइए दोस्त अहरार आंदोलन का कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि आखिर यह अहरार आंदोलन हुआ कब था। तो अहरार आंदोलन दोस्त हुआ था 1910 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, अहरार आंदोलन 1910 ईस्वी में, जो कि राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन था। क्या था दोस्त, राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन था। पूछेगा दोस्त आपसे क्वेश्चन कि अहरार आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, तो अहरार आंदोलन राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन था। और यह कब हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे दोस्त आपका बिल्कुल मजहरुल हक। और इनके साथ दोस्त एक और व्यक्ति थे जफर अली। कौन थे दोस्त, जफर अली खान, बिल्कुल। यानी कि इसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी, मजहरुल हक और जफर अली खान। यानी कि अगर पूछे दोस्त कि यह आंदोलन कब का था, तो 1910, जो कि राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन था। और इसके संस्थापक थे मजहरुल हक और जफर अली खान। इसके साथ कुछ और अन्य सदस्य थे, प्रमुख नेता थे, जिनका मैं नाम बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल खान थे और हसन इमाम थे। ये तीन व्यक्ति इसके महत्वपूर्ण
आपके कौन थे, नेता थे, याद रखिएगा इस आंदोलन के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा कोल विद्रोह की अगर मैं बात करूं, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह दोस्तों मुख्यतः आपका हुआ था 1831 से 33 के बीच, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 32 से 33 के मध्य में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा अगर मैं कोल विद्रोह की बात करूं तो 1831 से 33 का यह विद्रोह हुआ करता था, और 1832 से 33 के मध्य में इसका जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था, छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि जो अभी वर्तमान में कहाँ है दोस्त, तो झारखंड में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा उस समय यानी कि 32-33 के मध्य में छोटा नागपुर क्षेत्र में यह कोल विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा झारखंड में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व कर रहे थे दोस्त दो व्यक्ति थे, एक थे बुद्धू भगत और एक जुआ भगत, और एक व्यक्ति थे दोस्त जुआ भगत, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोल विद्रोह 1831 से 33 में हुआ था, 1832-33 के मध्य में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड में है, और उस समय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे बुद्धू भगत और जुआ भगत। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक ऑप्शन सी दिया हुआ है, और यह टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका कौन सा संथाल विद्रोह, अगर बात करें संथाल विद्रोह का, 2-3 दिन से दोस्त आपका क्लास बिल्कुल बंद था, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो अगर संथाल विद्रोह की बात करें दोस्त, तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। कब, 1855 से 56 का था, और इसके नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो नेतृत्व इसमें भी दो व्यक्ति कर रहे थे, सिद्धू और कान्हो, दो व्यक्ति। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू ये दोनों भाई थे, और 1855 से 56 का ये विद्रोह था, और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, और क्षेत्र भी आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर बात हो कि बंगाल विभाजन का, आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर होगा 1912 ईस्वी में। अब आइए थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। अगर बात हो बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन दोस्त हुआ था 1905 ईस्वी में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा इस पे कई बार विस्तार से बता दिए हैं। अब दोस्त क्या हुआ कि जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन में, तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और उसी विरोध का स्वदेशी आंदोलन का यही रिजल्ट हुआ कि दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम, और कहा दोस्तों, तो दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ, यानी कि बंगाल से बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग किया, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर बंगाल से बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई, और इसको दोस्त कानूनी रूप से लागू किया गया। डेट याद रखिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यह, और इसीलिए प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। लिख दे रहा हूं दोस्त, बिहार दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को पूर्ण रूप से यानी कि कानूनी रूप से बंगाल से बिहार उड़ीसा प्रांत अलग हुआ था। और दूसरे विभाजन की बात करूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है, सेकेंड विभाजन, यानी कि दोस्त 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में उड़ीसा यानी कि बिहार से उड़ीसा अलग हो गया।
ठीक है, याद रखिएगा। बात हो कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में हुआ। और बंगाल से बिहार उड़ीसा प्रांत कब अलग हुआ, तो घोषणा तो हुआ था दोस्त 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, लेकिन यह कानूनी रूप से लागू हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इस बात को ध्यान रखेगा। और झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था, यानी कि वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। अगर भारतीय संविधान की बात करें और अनुच्छेद 1 का, तो आर्टिकल 1 में है दोस्त, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है इंडिया अर्थात भारत। मतलब कि इंग्लिश में दोस्त अपने देश का नाम इंडिया है और हिंदी में भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा दोस्त, तो राज्यों का संघ होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन सी एक संघ होगा। अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है, तो अनुच्छेद एक देश को संघ बनाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा, तो वह दोस्त ऐतिहासिक डेट था आपका 23 अगस्त 2023, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्त मैं बात करूं चंद्रयान 3 के बारे में। किसकी बात दोस्त, चंद्रयान चंद्रयान 3 के बारे में। तो दोस्त इसको लॉन्च किया गया 10 जुलाई 2023 ईस्वी को। और सफल पूर्वक दोस्त उतरा कब, तो उतरा आपका ध्यान रखिएगा 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर। ध्यान रखिएगा शाम 6:04 पर सफल पूर्वक उतरा दोस्त, यानी कि और इसके सफलता पूर्वक उतरने के साथ ही विश्व में भारत चंद्रयान 3 को यानी कि सफल पूर्वक उतारने वाला चौथा देश बन गया। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके पहले 3 और देश हैं जिन्होंने सफल पूर्वक चंद्रमा पर अपना जो यान है वो उतारे हैं। वह कौन कौन सा, तो सबसे 1 नंबर पर आते हैं दोस्त यूएसए, उसके बाद आपका रूस, उसके बाद चीन। अब दोस्त चौथे नंबर पर आ गया अपना देश भारत। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त कि आखिर इसको उतारा कहाँ गया, तो दक्षिणी ध्रुव के समीप। कहाँ दोस्त, तो दक्षिणी ध्रुव के समीप। और दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत पहले स्थान पर है। इस बात को यानी कि दक्षिणी ध्रुव के समीप उतारने वाला चंद्रयान 3 को भारत विश्व में पहले स्थान पे हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको लॉन्च कहां से किया गया, तो लॉन्च किया गया दोस्त सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके लैंडर कौन था और रोवर। तो लैंडर का नाम था दोस्त, ध्यान रखिएगा, विक्रम। और रोवर कौन था दोस्त, तो रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस चंद्रयान 3 से दोस्त इंपॉर्टेंट सारा फैक्ट याद रखिएगा, जो कि मैं लिख दिया हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछता है और कुछ क्वेश्चन को ज्यादा टफ भी पूछ देता है। तो इसीलिए तैयारी दोनों प्रकार से होनी चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन को छोड़ दे और सिर्फ हार्ड क्वेश्चन पे तैयारी करे, तो दोस्त गड़बड़ हो सकता है। आसान क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो दोस्त गलत हो जाएगा। तो ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। किसमें मापा जाता है, तो दोस्त डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। अब कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्त कि ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापा जाता है। किसको दोस्त, आवृत्ति को, तो ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज में। अगर और ऑप्शन की बात करें एम्पियर का, तो एम्पियर दोस्त विद्युत धारा मापने के लिए होता है। वाट की बात करें तो वाट आपका शक्ति यानी कि पावर को मापने के लिए होता है। एक और इंपॉर्टेंट है दोस्त वोल्ट,
वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभव को मापने के लिए है। अब आइए ध्वनि से ही संबंधित कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं कि एल्युमिनियम में, यानी कि ध्वनि की दोस्त जो चाल होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो ध्वनि के चाल की बात करें तो सबसे ज्यादा वैसे तो देखा जाए ठोस में होता है। ठोस में किस में दोस्त? तो ठोस में आपका हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, और यह कितनी होती है दोस्त? तो यह आपका होता है 6420। कितना? 6420 मीटर पर सेकेंड, जो कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जिसमें होती है ठोस, वह एल्युमिनियम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हवा में यानी कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आइए कि ध्वनि की चाल जो दोस्त होती है, यह आपका निर्भर करती है, यानी कि माध्यम का तापमान कैसा है। यानी कि तापमान जैसे ही बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो आपका ध्वनि का चाल जो होता है यह भी दोस्त बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब मन में डाउट आएगा कि आखिर कितना टेम्परेचर बढ़े तो चाल कितना बढ़ेगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का चाल बढ़ता है वह होता है दोस्त 0.61 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही माध्यम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यानी कि 343 से अगर हवा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, 20 डिग्री से 21 डिग्री हो जाए, तो यह 343 के बदले हो जाएगा दोस्त 343.61 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि की चाल। याद रखिएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड आपका ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। लेकिन दोस्त एक चीज और है कि घनत्व बढ़ने पर चाल घट जाता है। अगर मैं बात करूं घनत्व, घनत्व बढ़ेगा तो चाल आपका क्या हो जाएगा दोस्त? घट जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगा, लेकिन घनत्व बढ़ेगा तो चाल घट जाएगा। ठीक है। अब एक आता है दोस्त, और एक मैं क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस ईयर में कि सुपरसोनिक गति की बात की जा रही है। तो सुपरसोनिक गति क्या होती है? कि वायु के चाल से अधिक वेग को सुपरसोनिक वेग कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी पिंड, किसी भी वस्तु, यानी कि किसी भी वस्तु का अगर चाल 343 प्लस हो जाए तो दोस्त उसको सुपरसोनिक गति कहा जाता है। यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतना सारा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाला फेंकने वाला वह व्यक्ति कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब है दोस्त? और वह व्यक्ति है आपके नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा दोस्त। अब आइए नीरज चोपड़ा के बारे में दोस्त कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक दोस्त समय था जब ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और आज भी किसी न किसी एग्जाम में दोस्त यह क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2 ओलंपिक में, यानी कि आपका टोक्यो ओलंपिक में और विश्व चैंपियनशिप में एक साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति यही हैं। आप ध्यान रखिएगा, भाला फेंकने वाले ये नीरज चोपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनके में गेम के बारे में बताऊं तो अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, दूसरा है दोस्त विश्व चैंपियनशिप, इसके बाद दोस्त है आपका एशियाई गेम, इसके बाद है दोस्त आपका राष्ट्रमंडल खेल। आइए सबके बारे में दोस्त जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। जो टोक्यो गेम हुआ था दोस्त, यह जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। और कब का दोस्त? तो यह था 2020 का, लेकिन आयोजन हुआ था इसका 2021 में, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। कितना मीटर भाला फेंके थे? तो भाला दोस्त 87.58 मीटर। कितना? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का था। आयोजन इसका 2021 में हुआ था। अब विश्व चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप 2023 में इसका आयोजन किया गया था।
इसमें भी दोस्त इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इससे ज्यादा दूर भाला फेंके थे। कितना? 88.17, 88.17 मीटर भाला फेंककर इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो कि व्यक्ति है नीरज चोपड़ा। अगर एशियाई खेल की बात करें तो एशियाई खेल में दोस्त ध्यान रखिएगा 2018 जकार्ता, 2018 जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में हुआ था और इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेल का, तो राष्ट्रमंडल खेल दोस्त बिल्कुल ये भी 2018 में ही हुआ था और इसमें भी राष्ट्रमंडल खेल में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। बिल्कुल, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण इनका गेम था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। सबसे ज्यादा उस समय क्वेश्चन दोस्त यही दोनों जगह से पूछा जाता था कि इन्होंने कितना मीटर दूर भाला फेंका था। तो याद रखिएगा। अब आइए इनके राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं कि आखिर इनको राष्ट्रीय पदक क्या क्या मिला, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करें राष्ट्रीय सम्मान का, तो सबसे पहला दोस्त इनका राष्ट्रीय सम्मान मिला था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। कब मिला मैं अभी बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला था 2021 में। कब दोस्त? 2021 में। इसके बाद इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री भी मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्त इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। पद्मश्री 2022 में मिला था। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 2018 में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण इनका सम्मान है। याद रखिएगा, कुछ पदक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2021 में, पद्मश्री पुरस्कार 2022 में, अर्जुन पुरस्कार 2018 में। ये सब अवार्ड इन्हीं को मिला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रॉड गेज यानी कि रेलवे गेज कहते क्या है, किसको है? तो रेलवे गेज होता है दोस्त दो समानांतर पटरियों के, ध्यान रखिएगा, रेलवे गेज कहते किसको है दोस्त? तो दो समानांतर पटरियों के आंतरिक दूरी को, ध्यान रखिएगा, यह बात ध्यान रखिएगा कि दो समानांतर पटरियों के आंतरिक दूरी दूरी को रेलवे गेज कहा जाता है। और रेलवे गेज दो तीन प्रकार के होते हैं दोस्त, जिसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे गेज की बात करें तो नाम है ब्रॉड गेज। क्या दोस्त? ब्रॉड गेज। ठीक है। ब्रॉड गेज की अगर भारत में सामान्यतः जितनी भी रेलवे लाइन है 99% वह सब दोस्त कौन सी है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। और इसके बीच की आंतरिक दूरी है टोटल मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो 1676, कितना? 1676 मिलीमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 फीट 6 इंच अगर फीट में पूछे तो ये भी याद रखिएगा। अगर मिलीमीटर में पूछा हुआ है तो 1676 मिलीमीटर होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है नैरो गेज। ठीक है। और यह सब मैं प्रकार किसकी बता रहा हूं? तो रेलवे गेज की। तो रेलवे गेज का एक प्रकार होता है दोस्त ब्रॉड गेज, जो कि भारत में मुख्यतः सारी लाइनें इसी गेज की है। और भारत में ही कुछ और लाइनें हैं जिसको नैरो गेज कहा जाता है। तो नैरो गेज किसको कहते हैं दोस्त? कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेल पटरियां बनाई जाती है वह नैरो गेज बनाई जाती है। यानी कि उनके पटरियों की आंतरिक दूरी दोस्त कम रखा जाता है। और कितना रहता है? तो या तो 610 मिलीमीटर होता है और नहीं तो दोस्त आपका होता है बिल्कुल 762 मिलीमीटर। जैसे आपका भारत में एग्जांपल है दोस्त, शिमला में जो आपका टॉय ट्रेन चलती है या आपका जो दार्जिलिंग में चलती है, तो उसको छोटी लाइन कहा जाता है क्योंकि दोस्त उनके पटरियों के बीच की दूरी कम होती है। और अगर गेज की बात करें तो उसको नैरो गेज कहा जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय गेज है दोस्त जिसको कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड गेज।
स्टैंडर्ड गेज, जो कि दोस्त अंतर्राष्ट्रीय मानक गेज है ये। और जितनी भी हाई स्पीड आपका बुलेट ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो, उन सब को दोस्त स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनके पटरियों के बीच की दूरी होती है 1435 मिलीमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि विश्व में जितनी भी, चाहे भारत हो या भारत के बाहर हो, जितनी भी हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है या मेट्रो ट्रेन है, उन सब का दोस्त स्टैंडर्ड गेज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी सामान्यतः जो रेलवे पटरियां है वह ब्रॉड गेज भारत के अंदर है, जिससे कि दोनों पटरियों के बीच आंतरिक दूरी है 1676 मिलीमीटर। तो यह याद रखिएगा, तीनों प्रकार दोस्त कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनको अगर बात करें कि भारत में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस ही थे, ध्यान रखिएगा। और फांसी की सजा हुई कब थी? 11 अगस्त 1908। दोस्त अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर बम कांड का, तो डेट याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की यह घटना है। किंग्सफोर्ड यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का साजिश किया जा रहा था। और कौन व्यक्ति थे दोस्तों? तो दो व्यक्ति थे आपका, एक प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। उन्होंने दोस्त उसकी गाड़ी पे बम तो फेंका, लेकिन खुदा वास्ते दोस्त उसका, वह उस गाड़ी में नहीं था। और उस गाड़ी में एक वकील यानी कि जो केनेडी है, उसकी पत्नी और पुत्री थी, जिसका उसी मौके पर मृत्यु हो गई। जिसके कारण दोस्त क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्त 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी की सजा दे दी गई, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को सबसे कम उस समय दोस्त इनका उम्र था 18 वर्ष। सोचिए दोस्त, यानी कि उनका सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले जो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस ही थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो दोस्त यह आपका घोषणा हुआ था 20 फरवरी 1947। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था क्लीमेंट एटली, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन था, उसी में उन्होंने यह घोषणा की 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कि जून 1948, ध्यान रखिएगा डेट, कि जून 1948 ईस्वी तक, यानी कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को सत्ता उनके हाथों में दे दी जाएगी, भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। लेकिन दोस्त, और इस कार्य के निष्पादन के लिए भेजा गया दोस्त किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह घोषणा कर दिया कि आज से भारत की सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित कर दी गई, सौंप दी गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घोषणा किया गया 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। और टारगेट कब तक दिया गया कि जून 1948 तक भारतीय जो सत्ता है उसका हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही यह घोषणा किया गया था। तो याद रखिएगा, दोनों तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त, कुछ आपका मिशन और आंदोलन को आपको उसके कालानुक्रम के अनुसार सजाने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की बात करूं तो क्रिप्स मिशन हुआ था आपका मार्च 1942 ईस्वी में। कब दोस्त? मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्त? अगस्त 1942 ईस्वी में। और अगर बात करें कि लॉर्ड वेवेल का आगमन तो अक्टूबर 1943 में हुआ था। तो यही क्रम है तीनों का। सबसे पहले आपका हो गया क्रिप्स मिशन, उसके बाद हो गया भारत छोड़ो,
और उसके बाद लॉर्ड वेवेल का आपका जो आगमन था, यह तीनों का घटना है दोस्त, याद रखिएगा, इसी अनुसार आपको रखना है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण इनमें से सभी का ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्त मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब दोस्त? तो डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। व्यक्ति थे दोस्त महात्मा गांधी, और जगह था दोस्त बंबई का आपका ग्वालियर टैंक मैदान। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और यही में यानी कि इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्त क्या हुआ कि करो या मरो यानी कि 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जस्ट अगले दिन, अगले सुबह यानी कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो चलाया गया। और इस ऑपरेशन जीरो के तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जितने महत्वपूर्ण इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण नेता थे, सबको गिरफ्तार करके अलग थलग दोस्त जेलों में डाल दिया गया। जिसमें आपका नेहरू थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, मौलाना थे, सभी जितने प्रमुख नेता थे सबको दोस्त इधर उधर जेल में रख दिया गया इसको। और ध्यान रखिएगा कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के बंबई अधिवेशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहीं पे आज का हमारा क्वेश्चन यानी कि आपका जो टीआरई 3 का पेपर है पीआरटी का, यह दोस्त आज यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें अब कुछ बच गया है दोस्त, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन और करेंट अफेयर का क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग का दोस्त अलग से कराएंगे, करेंट अफेयर दोस्त करने से अब कोई फायदा है नहीं। तो क्लास कैसा लगा एक बार जरूर दोस्त फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2-3 दिन दोस्त गैप लग गया क्योंकि थोड़ी सी ठंड लगने की वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। अब दोस्त बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा, एक एक दिन गैप करके। आपका जो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ पीआरटी का और टीजीटी एसएसटी का, वो भी चलेगा। और बीच बीच में दोस्त प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चन को भी धीरे धीरे लेकर आएंगे। चलिए, तब तक के लिए बहुत